चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 16। आज लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। आज टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने, है ना, फ्रिक्शन के ऊपर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। क्या है क्वेश्चन ये? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट, क्या बोल रहे हैं, एक इंसेक्ट है और हेमिस्फेरिकल बॉल। कटोरी तो आप सबके पास होगी ना, वो कैसी होती है, हेमिस्फेरिकल होती है ना, ठीक। तो उसके बाद कह रहे हैं जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किसके, जो इंसेक्ट का पैर है और जो सरफेस है आपका बोल का, है ना, उसकी वजह कितना है, म्यू। एंड द रेडियस ऑफ द बोल इज, रेडियस कहाँ होगा, जो ओपनिंग होती है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वहीं तो रेडियस होगा ना, क्योंकि ऊपर एक सर्कल बन रहा है तो वहीं पर एक रेडियस होगा, दैट इज आपका दिया हुआ है स्मॉल आर, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द इंसेक्ट कैन क्रॉल, यानी कि तो वो चलते चलते कितनी ऊपर तक वो जा सकता है, कहां से, बॉटम से, ठीक है। यहां से कितनी हाइट तक जाएगा, तो हाइट तो ये नहीं होगा, ये तो डिस्टेंस होगा, सर्कमफरेंस जो होगा इसका वो क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन हाइट तो आप कैसे निकालेंगे, जो एक्सिस होगी आपकी सेंटर पे, वहां से आप डेप्थ जो होगी आपकी कटोरी की, वहां पर हाइट मैच की जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो ए पॉइंट तक वो पहुंचता है तो यहाँ से आपका क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन चेक करोगे, क्या आएगी यहाँ पर, ये हाइट आ जाएगी, कितनी हाइट तक वो आया, ठीक है, क्रॉल किया, ठीक है। यही आपका सवाल है, कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो आपका बनेगा एफबीडी। तो एफबीडी बनाइए, आपके लिए एफबीडी वहां बना हुआ है, ठीक है, उसकी हेल्प ले सकते हैं आप लोग। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। आपके हिसाब से क्या रीजन होगा जिससे कि एक इंसेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ऊपर नहीं जा पाता, उसका क्या रीजन रहा होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा किससे ज्यादा हो जाएगा, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो क्या होगा, वो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। आ जाओ बेटा, जगह है इधर, आ जाओ, यहाँ है जगह थर्ड वाले, ठीक है। तो क्या करेगा इंसेक्ट, जब क्रॉल करता रहेगा, आज बेटा केमिस्ट्री क्लास कैंसिल्ड है, मेरी क्लास होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रॉल करते करते एक हाइट तक जाएगा, ठीक। और जितनी जब भी वो मोशन कर रहा है तो एक कंपोनेंट उसका mg sin थीटा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। और क्योंकि भैया आपका एक्सटर्नल फोर्स नीचे लग रहा है तो यही डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन हो सकती है, जिस तरह पॉसिबल मोशन होता है उसको कहते हैं इंटेंडेड मोशन, ठीक है। तो इसका फ्रिक्शनल क्या होगा, अपोजिट ऊपर की तरफ होगा। तो अगर mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ये क्या करेगा, ऊपर की जगह नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा, स्लाइडिंग मोशन होने लगेगा, है ना। तो वही लास्ट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला पॉइंट होगा कि जब आपका mg sin थीटा fl के बराबर होगा, वही लास्ट पॉइंट होगा, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे उसके ऊपर जाएगा mg sin थीटा उससे ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ज्यादा हो जाएगा उसका क्या करेगा, वो नीचे आने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन इसका यूज कर सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले कंसेप्ट का। कैसे पता चलेगा कौन सा लास्ट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद यहां पर एक ट्रायंगल आपको बना के मैंने दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो कि उसके बाद कितनी रिमेनिंग डेप्थ रह जाएगी, किस पॉइंट पर है। तो आपको अगर टोटल डेप्थ कितनी h, तो कितनी हाइट है, h माइनस वाई इज द हाइट, है ना, जो वो क्रॉल करके ऊपर आता है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब ट्राई करिए फिर से, ठीक है, फिर से ट्राई करिए। एफबीडी बनाइए, कुछ नहीं आता है, जस्ट ड्रॉ द एफबीडी एंड राइट द इक्वेशन, दैट्स इट। इतना करिए, उसका हम बताएंगे आपको, ठीक है। इतना करके दिखाइए मुझे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है अब, और अगर ये लास्ट क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। आपको एफबीडी बनाना है और इक्वेशंस लिखने हैं। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, n इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा है वो कहां से बन रहा है भाई, बताओ, सेंटर ऑफ द बोल, ठीक है, वहां से बन रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए यहां से इंसेक्ट स्टार्ट करता है तो ये आपकी लाइन इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, जैसे जैसे मूव करेगा ये पोजीशन वेक्टर वाली लाइन आपकी चलती जाएगी। तो ध्यान देना, ये रेडियस के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है सर। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर को आधा कट कर दो तो बन जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक। तो स्फीयर आप जानते हो कैनवस की बॉल की तरह होता है, कैनवस की बॉल को आधा काट दोगे तो आपको हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो इसका मतलब स्फीयर का एक रेडियस भी होता है, तो वो रेडियस यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं आपके सरफेस होता है हेमिस्फीयर, वो सारे कितनी दूरी पर होंगे सेंटर से, r दूरी पर होंगे, दैट इज रेडियस। तो इसका मतलब ये इंसेक्ट क्रॉल करेगा तो क्योंकि हमेशा वो सरफेस पे क्रॉल करता है तो उसकी हमेशा दूरी कितनी रहेगी, r रहेगी। सो दिस रेडियस विल मेक सम एंगल विद द एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो उससे कितना बनने लगेगा, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसी थीटा का यूज करोगे अगर आप ध्यान से,
तो आपको यहाँ पर जो mg के साथ मिलेगा, एक मिलेगा आपको, अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ध्यान से यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अल्टरनेट मत कर देना, ठीक है, कि दो पैरेलल लाइन, फिर से 9th क्लास, जिसको नहीं आता और समझ लेना कि तुम्हें 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स नहीं आता, ठीक है, ये चैप्टर है, रिवाइज कर लेना अगर नहीं आता अभी भी। तो देखो ध्यान से, जो आपकी एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू mg, ध्यान से देखो mg और ये लाइन पैरेलल है, ठीक, रेडियस वाली लाइन एक्ट कैसे कर रही है, एज अ ट्रांसवर्स रे एक्ट कर रही है, तो सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और इसी को कहा जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन कट करती है तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को बनाते हैं, ये हो गया तेरा mg, ये हो गई तेरी हाइट वाली लाइन, ठीक है, और ये हो गया तेरा, ठीक है, तो यहाँ अगर थीटा बनेगा तो यहाँ भी ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग है, सेम साइड ऑफ द लाइन। देखो ये भी ऊपर के साइड है और ये भी ऊपर के साइड है, ठीक है, और कहाँ, बिलो द ट्रांसवर्स रे लाई करता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसीलिए करेस्पॉन्डिंग है। अगर यहाँ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी थीटा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, जब दोनों पैरेलल लाइन के बीच वाला जो एंगल बनता है उसको इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन के बाहर पाया जा रहा है, तो ये एक एक्सटीरियर है, समझ में आ रहा है, ये वर्ड्स होते हैं सिंपल। अब ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो अल्टरनेट से भी देख लोगे तब भी आपको थीटा मिल जाएगा। वंस यू गॉट द थीटा, तो अब यहाँ से ये आसान हो गया कि हम अगर इस पूरे पॉइंट को बाहर ले आ रहे हैं, ये रहा मेरा इंसेक्ट, तो इस पर नीचे लग रहा है एक mg, mg का ही एक लाइन है नॉर्मल के अपोजिट, यहाँ ऊपर क्या है, नॉर्मल, तो इसके अपोजिट क्या बनेगा, एक एंगल थीटा, तो ये क्या जाएगा, mg cos, क्योंकि एंगल को क्लोज करेंगे तो cos कंपोनेंट, किसको क्लोज करोगे, mg को, क्योंकि mg का कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, ये लाइन मत क्लोज कर देना, ठीक। फिर इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर, दैट इज mg sin थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला आपका कंपोनेंट बनके तैयार, ठीक, क्लियर है। तो n को कौन बैलेंस कर रहा है, अगर इंसेक्ट सर्फेस से अटैच्ड है, उससे डिटैच नहीं हो रहा, उसका कॉस क्या है, mg cos थीटा, वो उसको उसके साथ चिपकाया हुआ है, ठीक है। अब ऊपर क्या लगेगा, क्योंकि इंटरनल मोशन किधर है, नीचे, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। अब लिमिटिंग कब आएगा, वो लास्ट पॉइंट जो होगा वहां पर क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बाद क्या होने लगेगा, स्लाइड होने लगेगा, दैट इज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग लास्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। तो FL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा FL, याद रखना LHS को LHS से डिवाइड करते हैं और HS को RHS से, तो FL अपॉन N इज इक्वल टू mg कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये क्या है, म्यू दिया हुआ है, ठीक है। थीटा मिल जाएगा, थीटा से पाइथागोरस लगा लेना, उसके बाद थीटा मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा, थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, और म्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, FL अपॉन N क्या होता है, म्यू ही तो होता है, फॉर्मूला भूल गए, FL इज इक्वल टू म्यू N, तो म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलो जरा मुझे एक और चीज बताओ, अगर अपन एक ट्रायंगल बना देते हैं ABO, मैंने कहा ट्रायंगल ABO, ठीक है, वेरी गुड, तो यहां हो गया इन ट्रायंगल ABO, tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा सर, tan थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है सर, साथ में बेस, ये आपने कुछ भी मान लेना, ये भी आप OB लिख लेते हैं यहाँ भी, तो ठीक है, तो जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बना दो इसको, 4, क्योंकि ये हो गया मेरा 3, ठीक। तो यहां से इसके आगे मैं म्यू लिख दूंगा,
ठीक है, मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। ठीक, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? जरा देखते हैं क्या करते हो, निकालो जरा इसको, कैसे निकालोगे? ए बी कितना है, ओ बी कितना है, वाई हमने कितना माना है, लेट कर लेते हैं ना, लेट ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, वाई। ठीक है, एंड डेप्थ कितना है, एंड डेप्थ ऑफ बॉल कितना है भाई, स्मॉल एच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? तो हाइट जो क्रॉल कर रहा है वो क्या हो जाएगा, y माइनस एच। अच्छा यहाँ स्मॉल एच लिया कि मैंने, अच्छा चलो मैंने मान लिया है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कैपिटल एच कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कैपिटल एच। ठीक, और जो हाइट वो क्रॉल कर रहा है उसको स्मॉल एच मान लेना, क्योंकि फिगर में है ना इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। तो मैंने इसको इतनी पूरी हाइट क्या मान ली, कैपिटल एच। तो स्मॉल एच के लिए क्या होगी, कैपिटल एच माइनस। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कोशिश करो करने की। tan थीटा किससे रिप्लेस करोगे, म्यू से, और ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, पाइथागोरस से। चलो देखो भाई, तुम नहीं कर पाओगे, मैं करता हूँ, टाइम काट रहे हो ना धीमे धीमे। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, याद है यहाँ तक? ठीक है, ये एंगल कितना था बेटा, ये कितना लिया था मैंने, y, ये नहीं पता है ना, ये तो पता है ना, r। तो पाइथागोरस साहब ने क्या सिखाया था कि जो आपका लार्जेस्ट साइड होता है दैट इज OA का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे AB चाहिए, तो AB इज इक्वल टू क्या जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, R स्क्वायर माइनस, तो काम नहीं हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, AB अपॉन OB, तो यहाँ से आ गया म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर अपॉन Y। ठीक है, अभी भी नहीं कर पाओगे, अब तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू से, तो आपको म्यू के फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा। व्हाट वी वांट टू नो इज y, है ना, क्या कर देंगे y। अच्छा जो डेप्थ है आपकी, अच्छा सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ तुम बताना सही कह रहा हूँ गलत। क्या ये जो कैपिटल एच है वो स्मॉल आर के बराबर होगा, सही है गलत? हेमिस्फीयर बताया था ना मैंने, क्या होगा, जितने भी सरफेस पे पॉइंट होंगे वो सब सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे, दैट इज रेडियस। ठीक है, तो यहाँ ये अपन बाद में यूज करने वाले थे लेकिन मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा भाई, बताओ बताओ, म्यू y इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा म्यू स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह y लिखता हूँ, अभी हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, यही तो आएगा ना, है ना, ये तेरा हो गया y। अब तुझे क्या निकालना है, h निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, h। तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस y। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r माइनस r अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अगर एलसीएम भी लोगे और एलसीएम नहीं लेना चाहते तो r कॉमन ले लो, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस। ठीक है, ये इसका आंसर। देखो अब ये पता है तुम लोग को, हम डेरिवेशन कराते हैं क्वेश्चन बोल बोल के। अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे, चुपचाप सीधे क्या करोगे, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो नीट में इतना टाइम नहीं होगा ना हमारे पास, तो हमारे पास केसेस होते हैं, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उनको इस फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, आपको बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद करना है और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो ये देख तेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई मुझे बताओ कितनी हाइट तक जाएगा, तुम पूछो रेडियस बताओ और कोफिशिएंट बताओ, आंसर निकाल के हम दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो।
आगे बढ़ जाए, हो गया? नहीं हुआ? चलो लिखो तुम कोई बात, 1 मिनट बस मुझे चाहिए होगा, तो स्लाइड्स ऐड करनी है। चलो अब लिखो फटाफट, जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? चलिए, हम लोग ने सूडो फोर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया ना, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, शॉर्ट में कराएंगे, टाइम बचेगा, ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अब मैंने आपको फिगर बना देना है सिर्फ, और बाकी सब आप गिवन की तरह लिख लेंगे। ठीक, ये ऑटो पायलट है, क्या करना है, इधर से मतलब ये एक्सेलरेशन ए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, ब्लॉक पे ध्यान दो, सिर्फ ब्लॉक के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग का ट्रक मूव कर रहा है तो जो भी, ये कौन सा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, सूडो तो पढ़ा ही हुआ है। बस ध्यान देना कि सरफेस क्या है, सरफेस इज नॉट स्मूथ, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था, सरफेस स्मूथ था, है ना। अब मैंने कहा कि ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सुन लो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है, लिखिए, बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.6, कितना दिया हुआ है, 0.6, यहां दिया हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, मैंने क्या पूछा तुमसे, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज, यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में क्वेश्चन आ गया? जरा सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। ठीक है, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं खास में, ठीक है, करिए, कैसे करेंगे। रुक रुक के चल रहा है सर, बेटा यहाँ तो सही चल रहा है सेटअप में, मेरे पास सॉफ्टवेयर में तो नहीं दिखा रहा है, लैग हो रहा है। पता चल जाता है बेटा, यहाँ से भी हो सकता है नेट का इश्यू हो। कैसे करोगे, या वीडियो बनाओगे कि हम बनाएं? एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी ये तो बता दो बस। किधर, आगे? एक्सटर्नल फोर्स तो हमेशा अपोजिट होता है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये, है ना। इसके पहले, सबसे पहले अगर किसी लड़के ने सही काम क्वेश्चंस किए थे, वो पीछे बैठा, और आज उसी ने सबसे गलत आंसर बताया। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जो भी इसका मास है इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स ही डिसाइड करता है कि ब्लॉक का इंटेंडेड मोशन क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबल अगर मोशन है तो किस दिशा में होगा, और यहीं से पता चलता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्वेश्चन करना है, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, जिससे कि तुम्हें कभी भी पीडी में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन गलत नहीं होगी, ठीक। पहला स्टेप ही होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। अभी ये मोशन में नहीं है तो क्या लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे ना।
अब नॉर्मल और mg तो अपने को पता ही है, नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg नीचे। इस केस में कोई कंपोनेंट तो हो नहीं सकता है बिकॉज आराम से हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा हुआ है। अब करो और मुझे बताओ f की वैल्यू कितनी होगी। अब तो आसान कर दिया मैंने, जल्दी से आंसर बता दो इसी बात पे। तो अपन मानेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके चलेंगे ना, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने वो सिखाया था ना कि जब ऐसा केस हो तो हमेशा मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम लेके चलेंगे तो स्टैटिक क्या बन जाएगा, लिमिटिंग। तो FL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MA आएगा। MA आएगा कि म्यू इंटू एन आएगा, म्यू इंटू एन आएगा। FS वाले केस में लेके चलते हैं, FL में क्या करते हैं, म्यू एन लेके चलते हैं। और जहां पे म्यू की वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा म्यू एस लिखते हैं। तो इक्वेशन एक्चुअल में क्या दिखेगा आपको, FL इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। सॉल्व करिए, जी की वैल्यू लेना 9.8। ठीक है। अगर किसी ने तुमसे कहा कि सिर्फ मुझे फोर्स बताओ कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक विल बी, तब क्या करोगे, तब कहोगे सर F इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक है, ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। तो इसका 2 क्वेश्चन कर दिया हमने। ठीक है। तो मैंने कहा कि फोर्स ऑन ब्लॉक भी बताओ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फोर्स ऑन ब्लॉक। ठीक, अब कर लो, कितना आंसर आएगा बताओ। तो ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकल गया। ठीक है, ठीक है, मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब मुझे ये बताना कि क्या, अभी जब वैल्यू निकाल लेना उसके बाद मुझे बताना कि क्या ये ब्लॉक मोशन में आ सकता है 5 न्यूटन के बल से। क्या 5 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्स से ब्लॉक मोशन में आ सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी। वो कैसे पता चलता है, ये फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है। तो कितना है भाई फ्रिक्शन, कितना आ रहा है 5.8। ज्यादा है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि FL इज ग्रेटर देन FB, सो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दिए, इतना क्वेश्चन था नहीं इसमें। ठीक है, ओके, चलो और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो शुरू किया है और आज तो 2 क्लास है मेरे पास। चलो ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूरा लिखेंगे। अब ब्लॉक, क्योंकि ये क्वेश्चन मैच करता है क्वेश्चन उस लड़के ने पूछा था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, इसके बाद से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। A block rests on a rough inclined plane, on a rough inclined plane। बेटा वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये जो तुमने पूछा था, बस थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तुमने मॉडल पढ़ी होगी तो उसमें मिला होगा। ठीक, आगे देखिए, फिगर आपको मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, फिगर मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, a horizontal force F is applied to it, a horizontal force F applied to it, एक हमने फोर्स लगा के रोका हुआ है इसको। ठीक है, क्वेश्चन 1, फाइंड द फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड द force to normal reaction। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, can the force of friction be 0। ठीक है, और अगर यस है, अगर इफ यस तो कब होगा ऐसा, अगर हो सकता है तो कब। थर्ड क्वेश्चन,
assuming friction is not zero, मैंने ये माना कि फ्रिक्शन जीरो नहीं है, then find the magnitude and direction। फिर से हिंट दे देता हूँ, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए करोगे, जब भी आपको फ्रिक्शन पूछेंगे दिमाग में क्लियर रखना, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला जाता है तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब करिए, चलो देखो मैं करता हूँ, ठीक है। एफबीडी यहाँ बना रहा हूँ बगल में, ठीक है, क्योंकि एफबीडी में गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। तो मैंने पूरे ब्लॉक को क्या मान लिया, पॉइंट। अब ये सरफेस से तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया तुम्हारा एन। गलती कहाँ होती है पता है आपसे, आप लोगों को जेड नहीं दिखता है। देखो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा प्लेन एक्चुअल में ट्रांसवर्स रे की तरह काम करता है, ठीक है। एंगल अगर यहाँ थीटा बन रहा है प्लेन का, तो चलो यहाँ मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा। तो अगर इस फोर्स को जो कि यहाँ लग रहा था, अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे बनाऊँ, उसको मुझे आगे ले जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या सिखाया था, आगे ले जाओ हमेशा। इसको मैं आगे लेके जाऊंगा तो पीछे वाला मिटा दूंगा, है ना, ठीक। अब देखना ध्यान से, तो तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं दिखता है यहाँ से, है ना। तो अगर हम ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर मेरा बन रहा था, इसके परपेंडिकुलर लाइन तो यही वाली होगी, इसके जस्ट पीछे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो मेरा फोर्स कैसे, ये है ना। तो यहाँ से अगर एक कंपोनेंट इधर ले आना है मुझे, दैट विल बी एफ 90 माइनस थीटा होगा, cos 90 माइनस दैट इज sin थीटा। और क्या हो जाएगा, एक along the plane that will be f। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये थीटा, प्लेन के along कितना एंगल था, थीटा। तो f cos थीटा ऊपर चला गया और नीचे 90 माइनस थीटा करें चाहे थीटा करें आ जाएगा, साइन ही तो आएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन होता है। तो ये देखो धीमे से इसको मैंने यहाँ से गायब कर दिया, मेरा काम हो गया। फिर और कुछ लगेगा क्या इस पे, एक बादशाह है हमारा, है ना, बादशाह तो अभी लगा ही नहीं। तो एम जी यहाँ है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब कर लो जो करना है। तो एक्चुअल में एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है, एम जी साइन थीटा को। ये तेरा नीचे की तरफ आ गया, ये आ गया तेरा। अब तुमसे पूछ रहे हैं क्या फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो हो ही जा रहा है, क्योंकि एफ कॉस थीटा ऊपर चला गया, नीचे एम जी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ब्लॉक नीचे ऊपर खसकना नहीं चाहता है, नेट फोर्स जीरो है तो वो क्यों कहेगा कि हमें आगे भेज जाना है। फिर एन को बैलेंस कर रहा है, देखो एन को ऊपर लग रहा है तो उससे ज्यादा फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो उसको चिपका के रखा हुआ है, तो वो कहीं जाना चाहेगा, काम हो गया अपना। तो उसका आंसर जानते ही सेकंड वाले का, तो करो पूरा, मैं नहीं करूंगा। तो पहला क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिख डालो बस। तो फर्स्ट का आंसर मैं कहता हूं नहीं करूंगा, बाकी तो करता नहीं है ना, क्या आ जाएगा, लो भाई पहला आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड, f cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg tan थीटा। तो सेकंड का आंसर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, f cos थीटा इज इक्वल टू, और mg tan, लो भाई ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। लास्ट वाले में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। अब मुझे कौन बताएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा है, बाकी सब तो आसान था।
इसमें तुम कर लोगे, मुझे पता है वैल्यू तुम निकाल लोगे, सारे निकाल लोगे, कुछ करना है नहीं, म्यू इंटू एन ही करना है, ठीक है। म्यू आप यहाँ एन की वैल्यू पता ही है, तो आपको आंसर तो पहले से पता है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, टाइम करो अगर वेस्ट तो इस पे करो। इसमें एक सवाल है, ये डायरेक्शन वाला सवाल है, तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अभी आंसर नहीं दे सकते हम, रीजन क्या है, अब मुझे नहीं पता भाई थीटा की टेंडेंसी क्या है, थीटा अगर कम होगा तो कॉस थीटा इंक्रीज करने लगेगा, और कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो एफ की वैल्यू मेरे कंट्रोल में है, तो मैं एफ कॉस थीटा को डोमिनेट करा सकता हूँ। और अगर मैंने कहा कि एफ और एम जी कॉन्स्टेंट है भी, तो मैं सिर्फ थीटा को वेरी करके एम जी को कमजोर कर सकता हूँ। कैसे? बिकॉज जब थीटा डिक्रीज होता है तो साइन थीटा भी डिक्रीज होता है, और जब थीटा डिक्रीज होता है तो कॉस थीटा इंक्रीज होता ही होता है। तो इससे क्लियर समझ में आता है कि अगर mg और f कांस्टेंट हैं, कंडीशन सुन लो ध्यान से, तब थीटा डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद होगा ये कि अगर f का मैग्नीट्यूड ज्यादा, दोनों कांस्टेंट और इक्वल मान लेते हैं, तो उस केस में थीटा कम हुआ तो cos थीटा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि f cos थीटा विल बी ग्रेटर देन mg sin थीटा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा अपवर्ड, और जब नेट एक्सटर्नल अपवर्ड हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। अब दूसरा केस, थीटा ज्यादा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, cos थीटा डिक्रीज करने लगेगा। जब cos थीटा डिक्रीज करेगा तो mg sin थीटा विल डोमिनेट, तो ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउनवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड। ठीक है, तो इसके दो आंसर, ठीक है, तो लिख लो, फटाफट लिख लो। इफ the resultant force, इसका आंसर मैं डिक्टेट ही करूंगा, if the resultant force on the body is downward, then downward along the plane, लिखो downward along the plane, then frictional force will be upward along the plane। मैंने along the plane इसलिए बोला बेटा क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड हमेशा गलत हो जाता है, y एक्सिस में ले लेते हैं, तो along the plane में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे? वाइस वर्सा में क्या लिखोगे? if the resultant force acts upward along the plane, if the resultant force acts upward along the plane, then the friction will be downward along the plane। समझ में आया? ये था तुम्हारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने हैं? चलो एक और क्वेश्चन सूडो फोर्स पे कर लेते हैं, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसका 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। A block of mass 1 kg, block of mass 1 kg rests on an inclined plane, on a inclined plane, तो ये रहा तुम्हारा inclined plane, और ये रहा तुम्हारा ब्लॉक। ठीक है, what must be the frictional force what must be the frictional force if the block is not to slide along the plane when the plane is
मूविंग विथ एक्सीलरेशन, मैंने क्या बोला यहाँ पर सूडो फोर्स है, एक्सेलरेशन किसका दिया, प्लेन का, एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट, किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब सूडो फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट मूव कर रहा है तो राइट लगेगा, बस फटाफट कर लो। बस इस बार फ्रिक्शनल फोर्स को ध्यान रखना, ये केस किया हुआ है लेकिन स्मूथ मान के किया था, वहां फ्रिक्शनल फोर्स 0 था, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लेके चलना है, लेकिन कह तो रहे हैं कितना मिनिमम लगेगा, तो आपको इसको रेस्ट पे ही रखना है, तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो रेस्ट के लिए ही बनाएंगे। अब आपको इंक्लाइन प्लेन का एंगल चाहिए, दैट इज 37। अब जिसको याद होगा साइन 37 कॉस 37 वो कर लेगा, जिसको नहीं याद होगा वो गया, ठीक है। और इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा मैं, बताओ, नहीं याद है, गलत बात है। cos 37 क्या होता है, कौन बताया, हाँ सही 4/5, जितने लोग ने 4/5 सही बताया। sin 37 ठीक है, तो हो ही जाएगा, ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिख देते हैं, sin 37 3/5, cos 37 4/, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ एफबीडी बनाना है, ठीक है। देखा जाए तो इस वेज की जरूरत भी नहीं है, ठीक, मास दिया हुआ है क्या ब्लॉक का, 1 दिया तो है, और आसान हो गया ये तो अब एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब तो एक्सपर्ट हो गए हम लोग, इधर लग जाएगा हमारा m इंटू a 3 है, यानी कि 3 न्यूटन लिख दे सीधे, है ना, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट कैसे बनाना सिखाया था मैंने, बताओ, अभी पीछे करके आ रहे हो, प्लेन वाले केस में क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा ना cos, ऊपर क्या बनेगा f cos लिखेंगे या 3, अरे चलो f के फॉर्म में कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये लो भाई, हमारा f हो गया, f ऑन ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, जिसको याद नहीं आ रहा हो पूछ लेना मुझसे, थीटा क्या है, ये प्लेन का एंगल, ठीक है। फिर नीचे एक आ जाएगा तेरा एम जी, ऊपर क्या आ जाएगा तेरा एक नॉर्मल, नीचे क्या आ जाएगा तेरा एक एफ बी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस, और आसान हो गया ना तुम्हारे लिए, अब एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक। और कुछ है क्या, हाँ है ना, है, क्यों नहीं है। अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कि mg साइन से डोमिनेट कर रहा है या, क्योंकि इस बार सारी वैल्यूज आपको दे दी मैंने, तो इस बार आपको खुद चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कौन डोमिनेट कर रहा है, चेक करो। तो हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या चेक करेंगे कि भाई mg साइन 37, ठीक है, एंड एफ बी कॉस 37 के बीच में कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि जिस तरफ ग्रेटर होगा रिजल्टेंट उस तरफ फिक्स हो जाएगा आपका, एक। तो यहाँ mg की m कितना है भाई 1 है, g 9.8 ले लेते हैं, और ये क्या जाएगा sin 37 कितना आएगा 0.6 है ना, और इधर क्या आएगा, एंड इधर कितना आएगा ये 3 इंटू 0.8, चेक कर लो भाई मल्टीप्लाई करके, सिंपल। अप्रॉक्स भी देखोगे तो भी दिख जाएगा, अप्रॉक्स देख लो ना, नहीं आता किसी कंपेयर तो करना, ये 10 मान लो, ये 6 हो गया, ये कभी इसके बराबर आ ही नहीं पाएगा, ये 2.4 ही आएगा, तो mg डोमिनेट कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर हो जाएगा, बस हमें डायरेक्शन के लिए तो करना था, ठीक। तो ये चीजें बहुत जल्दी की जाती हैं, ठीक। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे mg sin theta is greater than f b cos theta, so f will be upward
along the plane। ठीक भाई साहब, अब सॉल्व कर लो, मुझे आंसर बताओ। अब इससे ज़्यादा मैथ नहीं करेंगे, बहुत मैथ करा दी। पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है ना बेटा, तो अपने को ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो रेस्ट पे है तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा प्लस एफ, या फिर एफ इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस, अरे ये तो पहले ही निकाल लिया था, ये 9.8 इंटू 0.6 माइनस 2.4, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, कितना आएगा मुझे बताओ। एफ कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 3.48। ये तुम्हारा आंसर है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में स्पीड अप करिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक और क्वेश्चन लिखो इसमें, अभी तो एक ही हुआ ना, दूसरा पार्ट लिखो इसका। लिखिए, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस, which can have क्वेश्चन समझ लेना, which can have for this to happen, ऐसा होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कितना होना चाहिए। अरे अभी तो निकाले हो ना, क्या जाएगा? 3.48। एन केवल हमने नहीं निकाली, एन तुम निकालो, एन का इक्वेशन पीछे बना सकते हो यहाँ से, एन इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। सॉल्व करके एन केवल निकालो, फिर डिवाइड करो, फिर चेक करो कि म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। यही इसका क्वेश्चन का था। ठीक है, तो उसका आंसर आना चाहिए आपका 0.36, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से फिनिश करिए, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम, और ये चैप्टर खत्म होना ही है आज, और WPE भी स्टार्ट होना है। अब क्लास नहीं मिल पाएगी अब तो हम चैप्टर खत्म करके ही निकलेंगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, समझ में आ रहा है तुमको? क्या नहीं आ रहा है ना? पूछो फिर, क्या नहीं आया बताओ। हाँ, क्या कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया ये बताओ। पीछे नोट हो गया सबका ये? चलो बताओ, FBD आ रहा है? हाँ, वही तो नहीं आ रहा है, तो पूछो ना बड़े भाई। सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता है कि वो भी नहीं आता? कुछ नहीं करना होता कि इस सरफेस पे अगर रखेंगे हाथ तो क्या होगा, नीचे वाला सरफेस क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये वाली लाइन बनाने आती है। ये देखो ध्यान से, ये प्लेन था, प्लेन हटा के अपन एक पॉइंट बना लिया, ब्लॉक को ही तो पॉइंट की तरह लेते हैं, ये हो जाएगा L। ठीक, उसके बाद बताओ क्या दिक्कत आ गई। यहाँ नीचे क्या होता है, धरती माता एक बल लगाती है mg। ठीक, तो mg cos थीटा निकालने आता है, वो सिखाया था मैंने। और क्या होगा, एक नीचे की तरफ प्लेन के साथ साथ चलेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा बन गया, mg cos थीटा बन गया। अब तुम्हें प्रॉब्लम इसमें हो रही होगी, इसको रोकोगे, यहाँ से mg को हटा सकते हैं। ठीक है, आगे अब इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, जब अपन किसको, वेज को आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो वेज पे लगने वाला जो बल होता है उसके कारण एक सूडो फोर्स इस पे उत्पन्न होता है, जो कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है, जिसकी वैल्यू होती है इसके मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये मैंने बना दिया है FB। ठीक, अब FB जो एंगल बना रहा था, ये ऐसे लाइन खींच दी, मैंने ध्यान से सिखाया था ना, दो आपकी समांतर रेखाएं यानी कि दो पैरेलल लाइन जब होती हैं, उनके बीच अगर इस तरीके से, देखो प्लेन क्या कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोनों को, तो जो एंगल आपका यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, और वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो देखो ये वाला एंगल यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूं तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये तो कौन सा लाइन है, ये प्लेन वाली लाइन है। ठीक,
तो मैंने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ पे वही प्लेन के साथ mg sin थीटा के पीछे ही जाएगा, mg sin थीटा कहाँ लगा, नीचे की तरफ, तो ये इसके पीछे लगेगा इस तरफ। तो देखो ये वाली लाइन के साथ थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो अब इसको जब बंद करोगे तो क्या बनेगा, cos, और जब ओपन करोगे तो, जब बंद करोगे तो प्लेन के साथ चला जाएगा, और जब ओपन करोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मल के पीछे आएगा कि नहीं आएगा, देखो नॉर्मल के पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक आपका एफ बी साइन थीटा यहाँ बन गया और mg cos थीटा पहले से था, ठीक, दोनों ऐड हो गए, ठीक, और ये क्या हो गया, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, ठीक। अब तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन तो क्या होता है, जिधर अपन मोशन करते हैं उसके अपोजिट लगता है। तो अपन कहाँ जा रहे थे, नीचे, तो क्या हो गया, कैसे पता चला, क्योंकि mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा थी किससे, f cos थीटा से, ठीक। तो नीचे जब खसकने लगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, ऊपर, ठीक। अब आ गया, आगे बढ़ जाए, चलिए अब पढ़ते हैं टू ब्लॉक सिस्टम, हटा दे, चलिए भाई नया टॉपिक। तो एक चीज है, इसको हेडिंग की तरह नहीं पढ़ाएंगे, इसी में मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखवाऊंगा, एक हेडिंग करके नोट्स नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन की तरह ही करना है, ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है, क्वेश्चन ही करेंगे उसमें सीख जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, अरे मैं जानता हूँ क्वेश्चन है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको हेडिंग की तरह नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस में ही सिखा देंगे, ठीक है। तो टू ब्लॉक सिस्टम है, इसका हेडिंग अगर लिखना है तो टू ब्लॉक सिस्टम, उसके अंदर हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक एक भी ऐसा देखा क्या तुमने जिसमें ऐसा कुछ था, अब ये दोनों ब्लॉक को साथ में मोशन कराना है या इनके बीच में एक रिलेशन होगा। तो टू ब्लॉक सिस्टम हेडिंग के अंदर क्वेश्चन लिखना, ठीक है। वैसे है वैसे कुछ नहीं इसमें, ठीक है, इतना डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, फिर भी जो आपको सिखाया गया है वहीं से शुरू करना, ठीक है। एफबीडी बनाने के लिए क्या सिखाया था मैंने, कि जितने भी आपके पार्ट्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं एक सिस्टम के अंदर, सबको अलग अलग करो और सब पे इंडिविजुअल जितने भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसको लगाओ और उसका एक क्वेश्चन बनाओ। सेम कंसेप्ट यूज होगा इसमें भी। तो यहाँ पर दो अलग अलग सरफेस कांटेक्ट में हैं, फ्रिक्शन फोर्स जितने सरफेस होंगे उनके बीच का ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ कितने सरफेस हैं सर, टू ब्लॉक में एक तो ये हो गया और एक, ठीक है। तो यहाँ पहले से इसीलिए आपको हेल्प करने के लिए, आसान करने के लिए क्या लिख दिया, स्मूथ। कठिन करना होता तो क्या करते, यहाँ पर भी कह देते कुछ फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे देते, ठीक। उससे कुछ होता नहीं, सिर्फ दो इक्वेशन और बढ़ जाते, ठीक। शुरुआत हमेशा ऊपर से करनी है, कहां से करनी है, ऊपर से, या फिर वहां से करनी है। सुनते जाना, ये सब पॉइंट लिखवा नहीं रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये सब जितनी बातें बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगी, क्योंकि क्वेश्चन में नीट में ऐसा नहीं है या जेई में ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं बस वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आएंगे, सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा जो बता रहा हूं। हमेशा शुरुआत एक्सटर्नल फोर्स वाले ब्लॉक से करते हैं, नियम पहला ये सिंपल याद रखो। शुरुआत कहां से करेंगे, जहां पर बल लग रहा होगा पहला, अगर नीचे लग रहा होता तो नीचे से करते, ठीक। उसके बाद हम लोग वहां से देखेंगे, उसके कारण अगर दो ब्लॉक है उनके बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वहां शुरू होगा, पहला कंपोनेंट बनेगा आपका फ्रिक्शन का। मैंने कहा पहला कंपोनेंट, इसका मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट बनेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पर पहले दोनों ब्लॉक के बीच में अगर फ्रिक्शन है और हमने ब्लॉक नंबर ए पर 50 न्यूटन का बल लगाया, तो इसका मतलब क्लियर है कि एक पीछे की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा, होगा ना, ठीक। इसको 1 बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो फोर्स है, क्या ये सिर्फ इस पर लगेगा कि इस पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा, क्योंकि ये दो सरफेस के बीच का फोर्स होता है। और ये फोर्स इसको क्या करेगा, अब इसको अगर छुपा ले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक इज FL या फिर FS, ठीक। इसका मतलब अगर ये सफिशिएंट होगा तो ये इसको भी मूव करा सकता है। तो कभी नोटिस नहीं किया है, किसी ऐसे सरफेस पे खड़े रहो जहां तुम आगे भागने की कोशिश करो, सरफेस भी पीछे चला जाता है और तुम तो गिरे ही आगे, क्योंकि जब तुमने फ्रिक्शन फोर्स जो था वो क्या कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था दूसरे वाले सरफेस एज ए एक्सटर्नल फोर्स। वो कैसे एक्ट करता है, एज ए एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मोशन में आ सकता है, समझ में आया। तो अगर ये स्मूथ ना होता तो एक फ्रिक्शन फोर्स कहां जनरेट होता, ठीक है।
क्योंकि ये किसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा। ये तो अपने ब्लॉक पे देखेगा ना, सब अपने अपने घर में देखेंगे ना, तो इसके घर में तो यही एक बल लग रहा है, तो यही कॉज होगा। जब ये कॉज होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होती है, बता रहा हूँ, आराम आराम समझना। स्टार्ट हमेशा एक्सटर्नल फोर्स वाले ब्लॉक से करते हैं, जहां से पहला कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आता है, फिर उस फ्रिक्शन के वजह से जो सेकेंडरी ब्लॉक होगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, और फिर जब ये एक्सटर्नल फोर्स बन जाता है तो इसकी वजह से फिर से एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो इस केस में स्मूथ है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर नहीं होता तो यहाँ पर उस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता। सिंपल है ना। चलो करते हैं, करते करते सीख जाएंगे, और फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मैं नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो क्या स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ड्रॉ बीडी। स्टेप 1 क्या होना चाहिए इसका, सॉल्व करने का स्टेप 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बनाना स्टार्ट करिए, जिसको जितना आता है उतना बनाए। अच्छा एक चीज मिस कर गया, अच्छा इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या एक ही होगा, दो, एक तो भैया 10 kg लगाएगा और एक इन दोनों को ऐसे नीचे सरफेस लगाएगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो रिजल्टेंट मास जाएगा 10 + 5, और यहाँ 5 की वजह से 10 पे आएगा, तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन, तो दो दो होंगे, n1 और n2 करके बना। ठीक, हमें बताएंगे क्या ये वाला क्वेश्चन, चलो बताओ, तुम ही बताओ। ठीक है, एबीडी बनाना है तो स्टेप नंबर 1 में जो भी समझ में आ रहा है, एक चीज तो क्लियर है कि भाई एक फोर्स लग रहा है, क्लियर है कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये अनबैलेंस्ड क्यों बोला मैंने, अनबैलेंस का मतलब होता है कि अभी ये क्या है, सिंगुलर फोर्स लग रहा है। ये क्या करेगा, अनबैलेंस फोर्स ना हो तो कभी भी मोशन हो ही ना। अगर बैलेंस फोर्स हो जाएगा तो मतलब एक इक्वल अपोजिट हो जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आएगा नहीं आएगा। अनबैलेंस का ही मतलब जब भी आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स बोलेगा तो अनबैलेंस फोर्स ही बोलेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये इसके कंपोनेंट्स जनरेट होंगे। तो बताइए कैसे करेंगे सौम्या। तो पहले अजम्पशंस लिए जाते हैं, ठीक, फिर बाद में अजम्पशंस गलत भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ, बताइए, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जिसकी कारण क्या होगा, ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ ब्लॉक अकर्स, इसके कारण मूवमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने अज्यूम कर लिया, लेट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, साथ में मोशन कर रहे, साथ में मोशन कर रहे। जब साथ में मोशन करेंगे तो फ्रिक्शनल कंपोनेंट जनरेट होगा, आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब साथ में मोशन कर रहा है इसका मतलब क्लियर है कि ये कहीं पर भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, अगर आपको पढ़ना ही तो मैं कहूंगा यहाँ एल हटा के लिखिए एफएस और आगे भी एक बना लीजिए, जिससे कि क्या हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए। ये इंटरलॉकिंग वाले स्टेज में है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स आपने लगाया ही नहीं कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचे। फिर से सुनो, स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आप रिक्वायर्ड फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मोशन नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि जिस स्टेट में वो पड़ा है उस स्टेट में पड़ा रहेगा, और अगर ऐसा होगा तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मैंने क्या माना कि जो आपने F अप्लाइड दैट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो इंटरलॉकिंग होने की वजह से ऊपर वाले को हम खसका रहे थे तो साथ में दोनों मोशन करने लगे। इसका एक और कॉज था, क्योंकि नीचे स्मूथ है,
तो नीचे वाला सरफेस हमें डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, तो आसानी से वो दोनों साथ में मोशन करने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अजम्पशन क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आता लिख लेना यहाँ पर कि F इज लेस देन FL और लिख देना बिटवीन द ब्लॉक्स। तो यहां से तुम्हें अगर नहीं आता है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो अब इसका एफबीडी बनाना आसान है, क्योंकि अब हम क्या मानेंगे 5 और 10 को एक कंबाइंड सिस्टम मानेंगे। तो एक ही सिंगुलर आप क्या बनाओगे, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कहां से बनेगा, यहां बॉटम ऑफ द सरफेस से। तो इसका एफबीडी अब आसान है, दैट इज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसा ही कुछ। ठीक है, ठीक है, mg किया मैंने, बस टोटल मास ले लिया। तो पहला आप बीडी बना लो फटाफट। तब एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। देन कंबाइंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m। s लिख रहा हूं, s मतलब f m मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है? ये तुम्हारा ms। ठीक है, कोई दिक्कत? जरा सॉल्व करिए, मुझे बताइए। अरे जी क्यों लिख दिया मैंने? मास होगा ना रे, माफ करना। अरे mg लिख दिया मैंने, गलत हो गया ना, m होता है ना। तो m कितना है? 10 किलो प्लस 5 किलो कितना हो जाएगा? 15 ही तो होगा। कितना एक्सप्रेशन आ रहा है? 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। लो भाई, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। साथ में मोशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन मिला कि नहीं मिला? ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 लिखिए। अब इंडिविजुअल एफबीडी बनाना है। क्या करना है? इंडिविजुअल अजम्पशंस अब छोड़ेंगे और रियलिटी पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3, अजम्पशन सिर्फ इसके लिए लिए जाते हैं, ये जो है ना भाई साहब एक्सीलरेशन, इसके लिए किया इतना हम लोग ने। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉ इंडिविजुअल एफबीडी। अब 5 किलो को अलग करोगे और 10 किलो को, और अब बनाना शुरू करो। तो क्लियरली सुनना ध्यान से, एक एक स्टेप बोल रहा हूं। 5 किलोग्राम प्लेस्ड है 10 किलोग्राम के ऊपर, सुनना। तो 10 किलोग्राम एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, हमने माना कितना है वो, N1। और 5 किलोग्राम भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा। इज इट ओके? ठीक है ना। अब 10 किलोग्राम प्लेस्ड है सरफेस के ऊपर, तो उसका रिएक्शन मान लेते हैं अपन N2। तो N2 बना लो, बना लो, बना लो। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? इस तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? इस तरफ। ये तो पहला वाला तो क्लियर है ना। और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg। ठीक, अब इधर आ जाएं। अब देखो, मैंने इसके लिए सिखाया था ना, यहां बनाते थे, तो बात तो वही हुई। अगर मैं यहां बना दूं तो सरफेस के बीच में है FL, गलत है क्या? अरे सही है ना। अरे भाई, ये इधर जा रहा था, इधर पीछे लगा। अब ये किसके ऊपर लगाएगा? अब इसको ये खींचेगा इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा? आगे की तरफ ही तो जाएगा ना। ये फ्रिक्शन किसके लिए? ये 10 kg के लिए है। ठीक, इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं? A1, और इसका क्या मान लेंगे? ठीक है, करो करो। और कोई फोर्स है क्या ब्लॉक नंबर 2 पे? नहीं सर। नीचे क्या लग जाएगा? एक mg। किसी को ना आए बेटा, आराम सीख लेना, ये लास्ट है टॉपिक। और लास्ट टॉपिक क्या, ये क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर,
तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। अब क्या करोगे, न्यूटन का सेकंड नियम इस्तेमाल करोगे, सिंपल, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन जो भी एक्सेलरेशन है इनटू मास कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी को नहीं याद हो तो उसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 50 माइनस एफ एल इज इक्वल टू 5 इंटू A1। गलत किया क्या मैंने, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना था 5 किलो। जल्दी जल्दी इक्वेशन बनाओ भाई। अब एफ एल की वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू दी हुई है बेटा, कितना है 0.4, जिसको याद ना आ रहा हो ये हो जाएगा 0.4 इंटू एन की वैल्यू निकाल लो यार, एन कितना हो जाएगा 5G, ठीक है, कर लो, सॉल्व कर लो। तो G10 मान लो, G10 मान लो, चलो सीख रहे हो ना अभी, तो कितना जाएगा 50 आएगा, 50 इंटू 0.4 करो कितना आ जाएगा 20, है ना, जाएगा 50 माइनस 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, कैसे आ सकता है, हाँ 6 ही तो आएगा, 6 आएगा, ठीक है। A1 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ वो मैंने गलती कर दी थी, माफ करना, ठीक है। अब क्या निकालोगे, A2 निकालोगे, निकाल लो फटाफट, A2 भी निकाल सकते हो ना फटाफट इस तरीके से, A2 तो सबसे आसान है, A2 में तो कुछ नहीं करना है, FL इज इक्वल टू M2A, क्योंकि फिर से डायरेक्शन ऑफ मोशन जितने भी बल हैं, कैफ इधर देखो, नहीं आ रहा इधर देखो, देखो न्यूटन का सेकंड नियम याद है, क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मोशन में तभी आएगा जब उसके ऊपर एक बाहरी बल लगेगा, बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, उसके लिए कितनी होगी, जितना भी उसका मास होगा ब्लॉक का, और जिस भी त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, ये कितने एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, A2 से, मास कितना है 10 किलो, तो क्लियरली है कि भैया ये क्या हो जाएगा 10 इंटू A2। अब इधर लिख लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितना, कितने बल लग रहे हैं, एक ही लग रहा है ना, कितना हो जाएगा FL की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 20, ये कितना जाएगा 10 इंटू A2 कितना आ गया 20 अपॉन कितना आएगा बेटा, ये आया कि नहीं है, पूछो ना, फिर आगे बैठे हो, आगे बैठो, कॉपी देख रहे हो, सवाल पूछना पड़ता है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम पूछना। तो A2 क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से तुमने रियलिटी निकाल ली, ठीक। तो जरा मुझे फिर से एक सवाल है, क्या कुल कितने, अच्छा चलो ये क्या नहीं बोलूंगा कि कितने टाइम बोलूंगा, है ना, कितने टाइम के बाद 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम से अलग हो जाएगा, कितने, अरे बोल रही है तो थोड़ा तेज बोल लो, 3 सेकेंड्स, 3 क्या 3 कुछ भी, क्लियरली दिख रहा है कि A1 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्यादा है कंपेयर टू, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी आगे जाएगा और ये धीरे धीरे, है ना, देखा जाए तो एक रिटार्डिंग लग रहा है, नेट रिटार्डिंग अगर हम दूसरे वाले कहेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड, अरे दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, अरे ऊपर वाले कहोगे ये कहेगा हम आगे जाने, तो इसके लिए एक्सेलरेशन तुम कह दोगे नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg will be 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, but with respect to 10 kg will be doing a retarding motion of acceleration -4 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर वो कह दो तुम पीछे हट रहा है, या तो तुम कह दो ब्लॉक के आगे जा रहा है कि नहीं है ना। अब यहाँ पर ये जवाब नहीं दिया जा सकता, रीजन क्या है, मुझे नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस है ऊपर, कितनी चौड़ाई है किसकी 10 किलोग्राम की, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का खेल हो जाएगा ना, कितना टाइम लगेगा मुझे आगे निकलने में। अगर मान लेते हैं दोनों का जो आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बराबर है, तब कितना टाइम लगेगा, जब ये 2 मीटर चलेगा, 2 मीटर की बात हो रही है,
तो ये कितना जा रहा है, 4 मीटर चला जा रहा है आगे, है ना, 6 जा रहा है तो 4 ही तो हुआ, तो निकल गया वो, तो एक ही में निकल गया, है ना, एक ही सेकंड में वो निकल गया, अलग हो गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला करो, ये वाला भी हो जाएगा, आसान है ये, आसान है, कठिन क्वेश्चन कोई ढूंढते हैं। हाँ ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये करके फिर पीछे जाएंगे, देखना तुम लोग जल्दी कर लोगे, ये वाला करने में ध्यान दो ताकि हम स्लो पढ़ा सकें। बाकी दो तो आप होमवर्क की तरह ले लो, WP पढ़ाएंगे तो उसमें भी करा देंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस क्या किया गया पता है, ये इसके साथ छेड़छाड़ करी है, ठीक है, और मैंने सिखाया है कैसे सॉल्व करना है, शुरू कहाँ से करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ शुरू करोगे तो पहला फोर्स यहाँ, ठीक, फिर दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, बाहर सामने की तरफ, ठीक। तो देखा जाए अगर बनाएंगे भी तो FBD अगर A पे बनाएंगे तो A पर ऐसे लेंगे और B पर पीछे की तरफ लेंगे, है ना, ऐसा कुछ देखते हैं क्या करते हो। अब मुझे नहीं पता मैंने सही बोला गलत, फिर तुम सोचना, तुम ये करो तुरंत अभी। स्टेप नंबर 1 क्या था, FBD बनाना है, कंबाइंड सिस्टम के लिए बनाएंगे, है ना। तो कंबाइंड सिस्टम के लिए अगर अपन बनाएंगे तो स्टेप 1, तो मुझे क्या समझ में आता है, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है ना बेटा, इस पर एक फोर्स F इधर लग रहा है और एक क्या लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको अपन F2 बोलते हैं, स्मॉल f2, क्योंकि μ2 लिखा हुआ है वहां पे, गलत है क्या। और क्या बताया था, एक कंबाइंड नॉर्मल रिएक्शन अपन ऊपर की तरफ N2 लेते हैं, है ना। अभी कंबाइंड मान लिया ना, A + B मास लेके चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, क्यों करते हैं, टू गेट द एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, देखते जरा क्या क्या चीज दी हुई है, मास दिया हुआ है और F भी दिया हुआ है, वो किलोग्राम नहीं होगा, वो न्यूटन होगा, ठीक है। चलो करो, सॉल्व करो, अब तो आंसर निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, F2 क्या जाएगा भाई, μ2 इंटू N2, और ये कितना है, 10 + 15 कितना आ गया, 25 इंटू G, ये जाएगा आपका 0.2 इंटू 25 G, ठीक है। और G10 ले लेना, G10 ले लो, कितना आ जाएगा ये, कितना रहे, 5 50, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इक्वेशन लिखते हैं तो क्या जाएगा भाई, F माइनस FL कितना आएगा, कितना आ रहा है, अरे यार करो, 90 minus 50 that is 40, which is 40 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई इसका मतलब है F इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ऑफर कर सकता है सरफेस उससे ज्यादा बल है, इसका मतलब है इसको आसानी से ये मोशन में लेकर आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फिर वही बात हो गई, यहाँ पर 40 की जगह क्या लिख देंगे, कंबाइंड मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे स्टेप 2 लिख रहा हूं मैं, कंबाइंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, नेट रिजल्टेंट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल दैट इज F माइनस FL अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज MA प्लस MB, ये हो जाएगा बेटा 40 अपॉन कितना आएगा 25, कितना आएगा एक्सेलरेशन,
1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, सेपरेट निकालते हैं ना, सेपरेट करके सबका अपना अपना एबीडी बनाओ। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए ध्यान से तो हमें ए का ही अलग से बनाना है, बी का तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ है बी का। अरे बी का तो ये बी का ही तो है भाई, यहाँ जितने फोर्स है वो तो वही रहने वाले हैं। बाद में यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। अब इसके कारण एक आगे की तरफ फोर्स आएगा कि नहीं आएगा फ्रिक्शनल, फिर भूल गए। चलो अच्छा, आप तुम लोग को एक तीसरा नया कंसेप्ट देने जा रहे हैं, अगर अभी भी नहीं आया एक बार ये बता देते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो। ये सिंपल सी बात, इक्वेशन का आंसर देखो, ये आगे जा रहा है, नीचे फ्रिक्शन फोर्स, ये देखो दो सरफेस बताया था ना, एक ये हो गया, एक पहले नीचे वाले के लिए तो सिंपल था, है ना, इधर जाएंगे तो पीछे लगेगा। अब ये दोनों सरफेस के लिए जब ये आगे जाएगा तो फिर, है ना, अब देखो ध्यान से, सूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ लें तो ये हो गया तुम्हारा ट्रक जो मोशन कर रहा था, ये हो गया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। तो सूडो फोर्स कहता है कि अगर ट्रक मूव करेगा तो ब्लॉक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, करेगा ना बड़े भाई। तो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर हो जाएगा, अब आ गया, अब तो ठीक है ना, चल कर लो। अरे बहुत आसान है यार, तुम लोग डरते बहुत हो, सब कर लोगे। तो ए का जो एबीडी हो जाएगा तो कैसा कुछ बनेगा, इस प्रकार से, यहां हो जाएगा तेरा F1 और कुछ होगा क्या, हाँ होगा नॉर्मल। ठीक है, एक तेरा बनेगा इधर N1, एक बन जाएगा MAG, और कुछ होगा नहीं, जल्दी से करो। तो क्या इस केस में एक्सप्रेशन अलग अलग पॉसिबल है क्या, सूडो फोर्स में ऐसा होता था क्या? अरे अभी तो पढ़ाया था पीछे ट्रक, तुम एकदम नहीं पढ़ रहे हो। नहीं सर, नहीं हो सकता है, अभी आपने प्लेन वाला एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ था, प्लेन को ऐसे एक्सेलरेट कर रहे थे, तो सूडो फोर्स इसका जो भी मास है इनटू एक्सेलरेशन बदलता है क्या? नहीं बदलता ना भाई मेरे। तो इसका इसका एक्सेलरेशन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी, बस एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, दैट विल बी बैकवर्ड। किधर होगा? पीछे की तरफ। ठीक है, तो पहली बात तो अगर लिखें तो F1 एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो क्या जाएगा, ma इंटू AC के बराबर होगा कि नहीं होगा, न्यूटन का सेकंड नियम। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो लिखो भैया, इसके लिए कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई, 10 इंटू 1.6 दैट इज 16 न्यूटन। ये आपने क्या निकाल लिया, एक्सटर्नल फोर्स जो आपका लगेगा ब्लॉक के ऊपर। अब मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, तो ये जाएगा F1L कितना आ जाएगा, μ1 इंटू N1, N1 ही तो आएगा, 0 कितना आएगा N1, ये μ1 की वैल्यू कितनी है 0.4, N1 की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत सिंपल था सर, ये 10 किलोग्राम का है, 10 इंटू जी 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा, 100 इंटू 4 कितना आ जाएगा 0.4 कितना आएगा 40 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज वेरी हाई कंपेयर टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए, सो इट विल बी एट रेस्ट। समझ में आ रहा है? तो एक सवाल सुनो ध्यान से, कैसे सवाल मिलेंगे बताओ भाई, क्या कंडीशन होगी कि ब्लॉक ए स्लिप कर जाए ब्लॉक बी से, समझ में आया? तो वो कंडीशन चेक कर ली, स्लिप करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, लग सूडो फोर्स ही रहा था, हम ब्लॉक बी पर फोर्स लगा रहे थे, तो सूडो फोर्स अपोजिट लग रहा था, लेकिन स्लिपिंग नहीं होगी बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ए on block B will be 40 Newton force and the external force applied on the या फिर pseudo force applied on block A is 16 Newton which is very less than limiting friction required। लिख लो, अपनी भाषा में लिख लेना।
तो इसका मतलब है दो कंडीशंस आ गई इससे। इट मींस ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी विल मूव टुगेदर। पहली बात तो साथ में मूव करेंगे विथ एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर जिसको अभी भी कुछ नहीं आया, F1L इज ग्रेटर देन F1, और F1 जिसको नहीं पता, नेट सूडो फोर्स ऑन ए। अब इतना जिसको नहीं आया वो उसको कुछ नहीं आता है, छाप लो। आगे बढ़ जाए, पाव नहीं आ रहा है, बस भारी लग रहा होगा थोड़ा कि कितने कंसेप्ट हैं, सब रिवीजन नहीं हुआ, सब कितना याद करना पड़ेगा। आखिरी जो टॉपिक ठहरा, आखिरी टॉपिक में तो सब लग जाता है, जितना पढ़ा सब लग जाएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए ये एक जल्दी से क्लास खत्म हो जाए यार, जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, जितनी जल्दी ये क्लास खत्म हो जाए तो उसको और लेट होगा। ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम, ठीक है, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये ब्लॉक ए इज पुल्ड, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं विथ 50 न्यूटन। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। उसके आगे देखो, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.5 एंड बिटवीन बी एंड ग्राउंड इज 0.4। शुरुआत फिर से वैसे ही करनी पड़ेगी। स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 में एफबीडी विथ कंबाइंड ब्लॉक, ठीक। या अगर धीमे धीमे एक्सपर्ट मोड पे पहुंच रहे हो और ट्राई करना चाहते हो तो सीधे स्टेप 3 लगाओ। अगर कुछ सीखे होगे तो सही आएगा आंसर, गलत नहीं आएगा। सीधे स्टेप 3 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारे कंपोनेंट्स दिखने चाहिए। तो स्टेप 3 कैसे लगेगा, कुछ लोगों को हवा नहीं लगेगी, कुछ लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। डायरेक्ट कैसे हो गया है ना, ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ हो जाएगा N1, यहाँ हो जाएगा 5G, यहाँ हो जाएगा F1, ठीक, खत्म। एक ब्लॉक का हो गया FBD। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 आ जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने एक सवाल पूछा नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद पूछा था टीचर से, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो मैं क्यों बताऊं, यहाँ पर ये N1 माइनस क्यों होता है, क्योंकि जब कंबाइंड सिस्टम में लेते हैं, सुनो ध्यान से, एक्सपर्ट ना बनो नहीं तो हो जाओगे एकदम गोबर वैसे ही हो, और उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था कंबाइंड सिस्टम में, N2 में M1 प्लस M2 लिया था ना, नोटिस नहीं कर रहे हो, N2 यहाँ पर जब आएगा तो उसमें M1 प्लस M2 G होगा, और उसको सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए हम N1 घटा देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा मास हम लेके सॉल्व कर रहे हैं वो एडजस्ट हो जाए। क्योंकि जब सिंगल ब्लॉक का एफबीडी बनेगा तो उसमें कंबाइंड मास कैसे ले सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में हम जब करते थे, हर बार करे हैं, अगर नोटिस करोगे पीछे भी जो किया था, अगर नोटिस किया हो तब यहाँ N1 लिखा हुआ है, फिर N2 वाला कहाँ गया, कंबाइंड के लिए बनाया, हाँ ये देखो N2 बनाया ना, N2 में क्या आएगा, M1 प्लस M2। जब सेपरेट बनाएगा तो देख यहाँ पर क्या होगा, ये N1 यहाँ बना हुआ है ना, N2 नहीं बनाएगा इसमें, ये लो भाई N2 है, ये ना ध्यान दोगे तब तो जानोगे। तो यहाँ से जब तुम करोगे, देखो 10G होना चाहिए, सिर्फ 10G होना चाहिए ना, N2 की वैल्यू 10G के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर N2 की वैल्यू हमने पहले ही ले रखी है, पहले वाले एफबीडी में N2 इज इक्वल टू 10 प्लस 5G, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए 5G नीचे की तरफ लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली N2 माइनस N1 करोगे तो सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक्यूरेट रहता है। तो जिसको नहीं आता अनजाने में, उसको सब आता है। कैसे, हम लोग कहते हैं कि ऐसे ही बना लेना बेटा, वो खुश रहता है। इसको नीचे कर, ठीक है, तो आंसर सही आएगा। फिर नीचे क्या लगेगा, 10G
ये इधर जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फिर इस पे 10 वाले पे क्या होगा? तुम लोग ऐसे मतलब इतना बुरे हाल है ना तुम लोग का कि तुम लोग बहुत बुरी कंडीशन में आ चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं आज, ठीक है? कभी कभी टीचर को आंख बंद करनी पड़ती है, आज ने बंद कर ली, हम देख ही नहीं रहे तुम्हें। चलो भाई, अब जिसको अभी भी नहीं आया उसको रटाने के लिए देखो, जब भी ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा बड़े भाई रट जाओ कि नीचे वाले पे हमेशा आई तरफ उतनी ही वैल्यू का फ्रिक्शन लगा दो, ठीक? और जब ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ एक्ट करेगा तो नीचे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे बना लो, ये एबिलिटी बन गया। अब यही सीधे आंसर निकाल लो, स्टेप 1 2 करने की जरूरत नहीं है। अब सीधी सीधी सी बात है, इसमें पहला स्टेप वही होता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए सॉल्व करते हैं ताकि पता चल जाए कि ब्लॉक साथ में मोशन कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है? तो F1L की वैल्यू क्या होगी? μ1 इंटू N1, ठीक है? N1 ना पहले वाले में F1 आता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया? N1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5G, G10 ले लेना, G की वैल्यू 10 ले लो। कितना है? μ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है, कितना आया इसका आंसर? $25। यहाँ लिख लो, मैंने लिखा हुआ है टेक G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ठीक, और जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? 50। तो ऑब्वियसली ये मोशन में आएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक? तो ब्लॉक ए तो मोशन करेगा। अब ये साथ में करेंगे कि अलग अलग करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक? तो फिर अगर उसको करना है, यही सॉल्व करना है, तो हमने मान लिया कितने से कर रहा है? मान लेते A1 से कर रहा है, तो फिर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको इक्वेट किससे करेंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन से। तो यहां से आ जाएगा 50 माइनस F1 इज इक्वल टू 5 इंटू A1। तो A1 के लिए ये बताओ मुझे कितनी आ रही है? A1 कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कुछ नहीं किया है, 50 माइनस 25 25 होता है, और 5 से भाग दे दिया तो बचेगा 5, 5 25 होता है, 26 तो नहीं होता। चलो ब्लॉक बी करो, ब्लॉक बी करो। वापस से क्या करोगे? ब्लॉक बी मोशन में आएगा जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F2 से ज्यादा फोर्स ब्लॉक बी पर लगेगा। जिसको अभी भी नहीं आ रहा है उसके लिए आखिरी बार कोशिश कर रहे हैं कि F1 जो है सेकेंड ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है। अब जब तुम एबीडी देखोगे ध्यान से, तुम्हें दिखेगा ये F1 इसको खींच रहा है और F2 अपोज कर रहा है। तो अगर F1 की वैल्यू ज्यादा होगी F2 से तभी ब्लॉक बी साथ में मोशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F2 देखोगे और चेक करोगे क्या वो F1 यानी कि 25 न्यूटन से ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब डिसाइड करोगे कि साथ में मोशन करेगा या फिर, ठीक है? कितना है भाई ये? 0.4, ठीक, इनटू। अब यहाँ क्या करो? अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ एन की वैल्यू कितनी लोगे? N1 या N2? N2 लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर पूरा इनर्शिया जो आ रहा है वो M1 प्लस M2 का आ रहा है। ये भी छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए। तो जाएगा 15 इंटू दैट इज 150, या 10 इधर कर दे, कितना होता है? 15 4 का कितना होता है? 60 है ना, 60 न्यूटन। ये लिख देता हूं फॉर ब्लॉक बी। तो रिक्वायर्ड जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? 60 न्यूटन। और कितना लगा पाएगा ये? 25 न्यूटन। इसका मतलब है कि ब्लॉक बी अपनी जगह पर बना रहेगा और ब्लॉक ए इसके ऊपर स्लाइड करते हुए थोड़ी देर बाद गिर जाएगा, है ना?
तो लिख लो लास्ट लाइन, एज F1 is less than F2L, F1L is less than F2L, लिख देते हैं भाई, तुम लोग परेशान हो रहे हो, as F1L is less than F2L, so block B will be at rest while block A will be in motion with acceleration कितना आया था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, ब्लॉक ए मोशन करेगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये था तुम्हारा फ्रिक्शन चैप्टर। अब एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये आराम से मॉड्यूल का इस्तेमाल कर लेना, ये नोट्स में होना चाहिए, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, मेथड्स ऑफ बता दूंगा ऐसे वर्बली, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये पता होनी चाहिए। और ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बाकी A to Z टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया गया तो मुझसे वापस से पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आपको मैंने 13 मिनट पहले छोड़ दिया।